नमस्कार, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं। और कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारतीय मानसून। आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। कल मैंने आपको बताया था कि भारत की मानसून जो है वो क्या होती है और भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। हमने डिस्कस किया मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, अल मसूदी ने सर्वप्रथम दिया था। और मानसून का मतलब है मौसम के अनुसार चलने वाली पवन। इसके बाद मानसून की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम विचार जो दिए वो दिए अरब भूगोलवेताओं ने 6वीं से 7वीं शताब्दी में। और पहला सिद्धांत दिया एडमंड हेली ने और एडमंड हेली ने दिया। उसके बाद आपको याद होगा आईटीसी जेड सिद्धांत फ्लोन ने दिया, जेड स्ट्रीम सिद्धांत एमटी यिन ने दिया और पूर्वी जेड स्ट्रीम सिद्धांत पी कोटेश्वरम ने दिया। आपको याद रखना है कि भारतीय मानसून का गर्त किसको कहते हैं, आईटीसी जेड को कहते हैं। और भारतीय मानसून का हीटर किसे कहते हैं, तिब्बत के पठार को कहते हैं। ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमारी बातें चल रही थी मोनेक्स पर। मोनेक्स क्या है, मॉनसून एक्सपेरिमेंट। और मॉनसून एक्सपेरिमेंट जो है वो भारतीय मानसून या विश्व में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो अनुसंधान किए गए, रिसर्च किए गए, उसका एक अभियान था मोनेक्स, मॉनसून एक्सपेरिमेंट। और उस मॉनसून एक्सपेरिमेंट ने जो निष्कर्ष निकाले थे वो निकाले थे कि हिमालय में जितनी अधिक बर्फबारी होगी भारतीय मानसून उतना ही कमजोर होगा। और हिंद महासागर में जितना उच्च वायुदाब होगा भारतीय मानसून उतना ही प्रबल और मजबूत होगा। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जितना आपका निम्न वायुदाब होगा भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाएगा। एक और निष्कर्ष की बात निकल के आई थी कि भारतीय मानसून को 16 पैरामीटर प्रभावित करते हैं और उनमें से एक पैरामीटर एल नीनो है। हम किसी दिन इस एल नीनो के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। बेटा पहले क्लास रुक रही थी, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं, रुक रही थी तो अब ये तो होता नहीं कि मैं थोड़ा सारा लगा दूं ऐसे और चल जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, आप भी समझते हो। नहीं तो हम और आप जोर लगा के चला ही ले। ये तो टेक्निकल चीजें हैं, चलेगी तब चलेगी, रुकेगी तब रुकेगी। अब मेरे भी हाथ में नहीं होती, ये तो आपको भी पता ही है। हाँ, गुड इवनिंग भाई कुलदीप जागलान, गुड इवनिंग। चलो विशु, ओके, सभी जुड़ जाओ, जल्दी जुड़ जाओ। कुसुम, चिंता मत किया कर बेटा, तू चिंता बहुत करती है। हाँ, क्लास रुक रही थी, मुझे भी पता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे सामने एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें मैं देखता रहता हूं। जब भी क्लास रुकेगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, या आपको बताने से पहले ऑपरेटर को बताते हैं, समाधान करते हैं, सर जी मेरी क्लास बैक हो रही। बेटा एक बार बंद करके दोबारा चालू कर ले, और कुछ नहीं है। एक बार बंद करके दोबारा चालू कर, दोबारा चालू करने के बाद नहीं होगी। ये पिछली क्लास चल रही है, दोबारा चालू करो। हाँ, कोई समस्या नहीं है, नेट वेट सब ओके है। चलो करते हैं शुरू। हाँ, सबसे पहली बात, जलवायु मैंने आपको बता दिया था। किसी स्थान पर तापमान, वर्षा, पवने, आर्द्रता, बादल, वायुदाब आदि के दीर्घकालिक योग को, कम से कम 30 वर्षों के योग को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और जलवायु में परिवर्तन 50 या उससे अधिक वर्षों में होता है। इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। एक बार सभी कमेंट करो। हाँ, बताओ सब सही चल रहा है तो, या सब कोई दिक्कत हो रही है। ओके भी। अब हम बात करते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भाई बहुत विशाल तो नहीं है, लेकिन वैसे देखें तो ठीक बात है, विशाल ही है। तो भारत एक विशाल देश है। उससे कहीं ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आप यदि भारत में शुरुआत करोगे तो इधर से शुरू कर लो। अंडमान निकोबार समुद्र में स्थित है और भारत 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। और आप ऊपर जाओगे ना, तब तक भारत में क्या जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी। जम जाएगी कि नहीं जम जाएगी बताओ? बिल्कुल जम जाएगी। तो एक तरफ तो भारत में क्या होती है, हिमालय में, इधर हिमालय जो है वहां बर्फ जमती है, बर्फ जमती है। और एक तरफ अंडमान निकोबार में पूरे 12 महीने गर्मी रहती है। और अकेले अंडमान निकोबार में क्यों, प्रायद्वीपीय भारत में भी पूरे साल गर्मी रहती है।
तो भारत एक विविधताओं वाला देश है, जलवायु की दृष्टि से विविधताओं वाला देश है। कुलदीप चौधरी यूट्यूब पे तो अभी क्लास हो नहीं रही बेटा। हाँ ऑल ओके है अब तो, ओके ओके सब ओके है तो चलो जल्दी जुड़ जाओ सब। हाँ क्या होता है बेटा, एक बार दिक्कत हो जाती तो आपके दिमाग में बड़ा हो जाता है, ये टेक्निकल इशू होते चलते रहते। चलो अगली बात पे चलते हैं। हमारे देश में जलवायु से संबंधित बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं और इन भिन्नताओं को देखकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और एक विद्वान था ब्लेनफोर्ड, क्या नाम था, ब्लेनफोर्ड। ब्लेनफोर्ड ने कहा विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं जितनी अकेले भारत में। अरे वाह, सही बात भी है। अब विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन रूस में जलवायु की भिन्नताएं नहीं है। रूस में लगभग पूरी साल शीत जलवायु होती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी कभी पड़ती ही नहीं है, ये वाली बात होती है। और उसके बाद मोर्सडेन आए, मॉर्सडेन ने कहा विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। तो ये दो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे ब्लेनफोर्ड। अच्छा आप कैसे भी आप इनको याद करें, ब्लेनफोर्ड के अनुसार, ब्लेनफोर्ड ने क्या कहा, ब्लेनफोर्ड ने आपके कहा कि विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं जितनी अकेले भारत में है। विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं है, इतनी विषमता नहीं है जितनी अकेले भारत में, जितनी अकेले भारत में। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात थी, तो आप ये याद रखेंगे विषमता वाली बात जो है वो ब्लेनफोर्ड ने कही है। तो आप कैसे भी अपने दिमाग में इसके प्रति आइडिया क्रिएट करो, वो आपकी इच्छा पे निर्भर रहेगा, आप देख लेना। ओके भी, चलो अगली बात पे चलते हैं। दूसरे विद्वान है मोर्स शय पे आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हो। मोर्सडेन बेटा, महिमा इसकी फोटो खींच रहे, जल्दी स्क्रीनशॉट ले, स्टेट पीजीटी ज्योग्राफी में क्लास लो, फिर तेरे फोन से फोटो खींच ले इसकी, जल्दी खींच। हाँ अगली बात पे चलते हैं बेटा, डलेंगी ज्योग्राफी में भी। हाँ मॉर्सडेन ने क्या कहा, मॉर्सडेन ने कहा कि क्या कहा, अब सुनिए। उन्होंने कहा विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट बड़ी शानदार हैं, किसी भी एग्जाम में आ जाती हैं। अब मैंने आपको कहा से समस्त, और मोर्सडेन में भी शय, तो समस्त प्रकार की जलवायु की जो बात करता है वो मोर्सडेन करता है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। महिमा बेटा तेरी बात नोट कर दी, लॉक भी कर दी, ऑपरेटर को भी कह दिया राहुल क्लास डाल वही रहे फर्स्ट ग्रेड की। हाँ डाल देंगे भाई, डाल देंगे बेटा। कुलदीप जागलान, आपको किसने कहा मेरी क्लास नहीं होती, कल हुई थी, राजस्थान जीके वाली में होती है, 5 बजे क्लास होती है, इसके जस्ट बाद वहां मैं आपको लाइव मिलूंगा। 4 से 5, ये 4 से 5 क्लास है, 5:10 पे आपके उस बैच में मैं आपको लाइव मिलूंगा। आज तू लाइव नहीं आए तो ठीक नहीं रहेगी। हाँ अगली बात पे आ जाओ भी, ये आपकी बात थी। अब हम अगली बात पे चलेंगे, और हमारे इसके बाद एक विद्वान हुए स्टाम्प। कोई बात नहीं, कोई इलाज नहीं है पास इसका। हाँ इसके बाद हमारे पास एक विद्वान थे स्टाम्प ने क्या कहा वो बताइए। स्टाम्प ने कहा कि हम भारत को सदैव उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय स्थित है, जो संपूर्ण देश को एक इकाई बनाता है और जिसमें एक ही प्रकार की उष्ण जलवायु पाई जाती है।
हाँ बेटा, थोड़ी दिक्कत आई थी एक बार, फिर आ गई भी। नेट में प्रॉब्लम है क्या? एक बार स्पीड चेक कर मेरे फोन से। हाँ भाई, कोई अपने ऐप में अपडेट चल रहा है बेटा, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। स्पीड में कोई दिक्कत नहीं है। स्टाम्प ने क्या कहा देखिए, कहते हैं हम सदैव भारत को उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं। हम भारत को सदैव सदैव उष्णकटिबंधीय देश मानते हैं। अब एक्चुअली में भारत उष्णकटिबंधीय देश नहीं है, तो वही बात आपको अभी बताऊंगा कि स्टाम्प ने ऐसा क्यों कहा। ये देखिए बेटा, ये भारत है। अब थोड़ा सा एक बार आप कमेंट को रोकिए और मेरी बातों को सुनिए बेटा, बहुत जरूरी बात है यही है। अब यदि हम देखें तो भारत में ये वाला भाग ही तो उष्णकटिबंध है, क्योंकि यही तो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा। इससे नीचे वाला उष्ण होता है और इससे ऊपर वाला होता है बेटा शीतोष्ण कटिबंध। कितनी आ रही है? 180 प्लस है, ठीक है, स्पीड दो, कोई बात नहीं। हाँ, बेटा दो बैच है, एक राजस्थान जीके का बैच है और एक बैच है वो आपका राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी वाला, डी ग्रुप वाला। अब आपने कौन सा ले रखा है? 1 मिनट आप मेरे को क्लास पढ़ाने दो, फिर लास्ट में मैं आपकी बात आराम से सुनूंगा, तब आपकी सही बात आएंगे। फिर नहीं भी मिले तो आप कॉल सेंटर पे, ऐप के कॉल सेंटर पे कॉल कर लेना। हाँ, अब बेटा देखो, मेरी बहुत जानदार बात थी, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, ये भारत का नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध है, ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध है, तो फिर भारत को आप उष्ण कटिबंधीय देश कैसे मानोगे? इधर तो स्टाम्प महोदय तो करें कि भारत को हम सदैव उष्ण कटिबंधीय देश मानते हैं, तो मानेंगे क्यों? वही बात आपको बता रहा हूं। ओके बेटा, इधर देखिए महिमा, अभी बात सुन ले फिर तेरी सुनेंगे। हाँ, ये हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय। और यदि ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो ये होता कि हमारे जो ही सर्दी आती, ध्रुवों से ठंडी पवनें आती और 6 महीने इस वाले एरिया पे खूब सर्दी पड़ती और बर्फ जम जाती। लेकिन अब हिमालय है और हिमालय इन इन पवनों को रोक लेता है, ध्रुवों से आने वाली पवनों को, और इसलिए हमारे इस वाले भाग में 6 महीने सर्दी पड़ने की बजाय केवल 3 महीने सर्दी होती है और 9 महीने क्या होती है? गर्मी होती है। इसलिए यहां का भाग हो गया उपोष्ण। जब ऐसी स्थिति होती है ना बेटा, तो हम उसको कहते हैं उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। और ये ट्रॉपिकल, अब ज्यादातर भाग किस में आ गया? ज्यादातर भाग उष्ण और उपोष्ण में आ गया। और इसीलिए स्टाम्प महोदय कहते हैं कि हिमालय भारत की जलवायु को क्या बनाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनाता है। ये वाली बात है। ओके, नमस्ते मोनिका, नमस्ते बेटा। अगली बात देखिए, आप क्या कह रहा है, क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय भारत को जलवायु की दृष्टि से उत्तर में स्थित हिमालय भारत को जलवायु की दृष्टि से क्या बनाता है? बताओ। जलवायु की दृष्टि से एक इकाई बनाता है। इसीलिए हम भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश मानते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल क्लियर है। जब तक ये नहीं आए, एक दो बार ये सवाल आया है, तभी मैंने आपको लिखा है, जब तक स्टाम्प का नाम नहीं आए तब तक भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय नहीं बतानी है बेटा। भारत का नाम नहीं आए, सीधा पूछा जाए भारत की जलवायु,
तो वो तो मानसूनी है ही, उष्ण मानसूनी। फिर भी यदि ताप कटिबंध के आधार पर पूछी जाए तो कर्क रेखा के दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध में और इसके ऊपर वाला शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ओके भी, इतनी बातें क्लियर है? बताओ इतनी बात क्लियर है तो चलते हैं अगली बात पे। हाँ, अब हम जो बात करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आती है। अच्छा, ये दो बातें पक्की याद रखोगे ना? कौन कौन सी? ये वाली। प्लेनफोर्ड ने क्या कहा? विश्व में जलवायु की इतनी विषमता नहीं है जितनी जितनी अकेले भारत में, और विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। किसने कहा? मॉर्स डे ने। दोनों एग्जाम में आए हुए सवाल हैं भाई। हाँ, अगली बात पे चलते हैं और अब हम बात करेंगे भारतीय जलवायु की विशेषताओं की। भारतीय जलवायु की विशेषताएं, भारतीय जलवायु की विशेषताएं बताओ। तो ये सामान्य सामान्य बात होती है। सबसे पहली बात जो एग्जाम में आती, भारत में औसत खालिस्तान सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। प्रतिवर्ष वर्षा होती है। बताओ रे कितनी होती है? जल्दी बताओ भाई, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? आपके लिए छोड़ा है खालिस्तान, तुम मत छोड़ देना। हाँ, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? ओके, भारत की 70 से 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। मानसून पवनों से होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कौन सी होती है? जो बच्चा लगातार पिछले 3 दिन से क्लास देख रहा है उसको पता है कि भारत में जो मानसून पवन हिंद महासागर से आती है उनकी दिशा होती है ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से किधर होती है? उत्तर पूर्व। और ये पवन हमारे कहां से आती? जल से। और जो भी बेटा जल से पवन आएगी वो अपने साथ जल लेके आएगी, और जल लेके आएगी तो भारत में आके वर्षा करेगी। कॉमनली बात है। और इसीलिए भारत की जो 70 से 80% वर्षा है वो इन्हीं पवनों से होती है, मानसून पवनों से, इनसे होती है। क्लियर है क्या? ऊपर वाली बात 70 सेंटीमीटर ना भाई मीनाक्षी, हरियाणा की बता रहे होगे हो तुम। मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? राहुल बता रहे। बताओ, भारत में औसत वर्षा होती है बेटा 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर वार्षिक। ये बात जिसको नहीं पता ना वो बच्चा आप थोड़ी देर में ज्ञान दे देगा कि सर ज्योग्राफी जल्दी करा दो। अरे वाह, मजा आ जाएगा भाई, है ना? क्यों? भारत की औसत वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर वार्षिक। बेटा एनसीईआरटी 125 सेंटीमीटर कहती है, तो एकदम राइट है। अब कुछ बच्चे ज्ञान ये भी तो गुरु सर मैंने एक गाइड में पढ़ा था 117 सेंटीमीटर है, हो सकता है चेंज हो गई हो। अरे भाई औसत वर्षा 50 साल में बदलती है। 50 साल में, 50 साल लगातार ज्यादा वर्षा होगी जब तो ज्यादा होगी, और 50 साल लगातार कम होगी तब कम होगी, क्योंकि 30 वर्षों का औसत होती है और इतनी जल्दी बदलती नहीं है। भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। ओके, कौन सी पवनों से होती है? दक्षिण पश्चिम से, क्योंकि वो जल से आती है। ये बात भी क्लियर होगी, आगे जाके वर्षा ऋतु में फिर से ये बात बता दूंगा। अगली बात पे आ जाओ, वर्षा के महीने। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया, भारत में कौन से महीनों में वर्षा होती है? जून में, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। किसी बच्चे को राजस्थान या हरियाणा की भूगोल पढ़नी होती है तो वहां ये जून नहीं मिलता है आपको। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता होगा 1 जून को मानसून पवन कन्याकुमारी तट पहुंचती है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है,
कई बच्चे कैसे कन्याकुमारी कैसे केरल बना देते हैं, नहीं ऐसा। हाँ, तमिलनाडु में इधर से शुरू होके मानसून पवन यहाँ आ गई तो ये भी तो भारत है। तो भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर इन महीनों में वर्षा होती है। अब सवाल आएगा सर्वाधिक वर्षा कब होती है। हाँ बेटा मीनाक्षी, यही बात मैंने कही थी। तो क्या आप हरियाणा की बता रहे होगे? हरियाणा की मुझे नहीं पता। हाँ, सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, इन महीनों में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कब होती है रे? जुलाई में होती है भाई। ठीक है भाई। अच्छा चलो अगली बात बताओ। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताओ कहां होती है? मैं बता देता हूं, तुम आधे घंटे तक बताओगे नहीं। मोसिनराम। मोसिनराम में कितनी वर्षा होती है? जब तक बेटा 1080 सेंटीमीटर ऑप्शन में आए तब तक उत्तर 1080 सेंटीमीटर वार्षिक ही करना, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी यही मानती है, विशेष करके टीचर भर्ती वाले बच्चे। और वैसे 1140 सेंटीमीटर वार्षिक भी डाटा आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मोसिनराम। मोसिनराम कहाँ है? मेघालय में। मेघालय, मेघों का घर, बादलों के घर, मेघालय में मोसिनराम है। इससे पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती थी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोसिनराम। क्लियर है क्या बताओ? मोहसिनराम, चेरापूंजी। बेटा चेरापूंजी अलग है, मोसिनराम अलग है। ओके, पहले चेरापूंजी में होती थी, अभी मोसिनराम में दर्ज की गई है। जल्दी जल्दी बताया करो प्रदीप, शाबाश बेटा। हाँ अगली बात पे चलो। पांडिचेरी, अरे मनीषा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। हाँ, माशिनराम, मोसिनराम। ओके अगली बात पे चलते हैं। इसके बाद ये तो सबको पता है, अगले सवाल का उत्तर बताओ। भारत में न्यूनतम वर्षा, भारत में न्यूनतम वर्षा, बेटा जल्दी बता दो, भारत में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? बताओ भी बताओ। सही बात है भाई, छोरा सही कह रहा है। 1040 की जगह हमने क्या लिख दिया? 11,040 लिख दिया। और 11,040 लिखेंगे तो हमें mm लिखना पड़ेगा। मास्टर हूं है। हाँ ओके, ओके भाई शाबाश। ओके बेटा ये तो टेक्निकली भूल थी। हाँ, भारत में न्यूनतम वर्षा, भारत में न्यूनतम वर्षा कहां होती है? जल्दी बता दो। मैं बता दूं, पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में। वैसे बेटा जैसलमेर में भी यदि आप आगे और बात करना चाहो तो समगांव, समगांव वनस्पति विहीन गांव, या वनस्पति नहीं उगती भाई, वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, केवल बालों के टिले टिले ही है। समझ में आई क्या बात? समगांव। हाँ, क्योंकि यहां बारिश क्या होती है? 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती। अच्छा सर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको ढूंढना है लद्दाख। लद्दाख में, लद्दाख में कम वर्षा क्यों होती है? कोई बताएगा क्या? लद्दाख में कम वर्षा क्यों होती है? जल्दी बता दो भाई। गीत बेटा राजस्थान नहीं लिखना होता, पश्चिमी राजस्थान में, संदीप बिश्नोई लेह में, लद्दाख में, पूरे में ही। आप बता सकते हो लद्दाख में बारिश कम क्यों होती है? चलो शाबाश, जल्दी से बता दो, फिर आपको आज बारिश करनी सिखाएंगे। जल्दी बता दो। हाँ, फिर बातें क्लियर हो जाएंगी आपके। अच्छा ये हमारा भारत है भी, ये हमारा भारत है, ये रहा भारत। और आपको एक बात का पता होना चाहिए बेटा, लद्दाख है कहां? आपका लद्दाख कहां है उसको समझिए आप। ये आपका हिमालय है, ये रहा हिमालय, ये हिमालय रहा, मुख्य हिमालय जिसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अरे वाह। और मानसून पवन आपकी इधर से आती है, अरे आती कि नहीं आती है? मानसून पवन इधर से आती है,
और मानसून पवन इधर से आएंगी तो क्या होगा, इस हिमालय से टकरा के वर्षा करेंगी, लेकिन इस हिमालय के टकरा के मानसून पवन ऊपर उठेंगी और उधर नीचे उतरेंगी, और उधर नीचे उतरेंगी बेटा, जहां पवन नीचे उतरती है वो वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। तो आपका लद्दाख जो है ना, लद्दाख वो हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र है, हिमालय का वृष्टि छाया क्षेत्र है। हाँ रहते हैं भी कुलदीप जागलान, बिल्कुल रहते हैं, सम गांव में लोग रहते हैं, हाँ पर्यटक भी खूब जाते हैं। चलो वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो लद्दाख जो है वो हिमालय के उस पार है, और हमारी मानसून पवन हिमालय से टकरा के ऊपर उठती और उधर जो है ना उधर नीचे उतरती है। और आपको एक बात का पता होगा, जहां भी पवन नीचे उतरेगी वहां वर्षा नहीं होगी, वहां वर्षा नहीं होगी। वर्षा केवल वहीं होगी जहां पवनें ऊपर उठेंगी। वर्षा होने का केवल एकमात्र कारण होता है पवन का ऊपर उठना। जब पवन ऊपर उठेगी तो ही वर्षा करेगी, नहीं तो वर्षा नहीं करेगी। ध्यान रख लेना इस बात को, शाबाश। पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में, सम गांव में और लद्दाख में, ये बात हमारी क्लियर हो गई भाई, ठीक है भाई। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, भारत में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। अच्छा जी कहां होती है शीतकाल में वर्षा, कोई बताएगा क्या? भारत में शीतकाल में वर्षा कहां होती है, आप लोग बता दो, चलो कहां होती है। अच्छा एक तो होती है तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट पर, तमिलनाडु तट पे होती है। और दूसरी आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में भी होती है। उत्तर पूर्वी भारत जो है वहां पे भी शीतकाल में वर्षा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ ठीक है भी, ओके। एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। अरे वाह, भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती? क्योंकि हमारी तो अधिकांश वर्षा गर्मी में ही होती है, तो फिर ग्रीष्म काल में वर्षा कहां कहां नहीं होती? एक तो आपके नहीं होती तमिलनाडु में, और एक नहीं होती लद्दाख में। लद्दाख में, लद्दाख और तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा नहीं होती। सर लद्दाख में, तभी बताइए, तमिलनाडु, तमिलनाडु तट भी कह सकते हो आप इसको, क्यों नहीं होती? ये आपकी मानसून पवन आती है ऐसे, और जब मानसून पवन आती थी, यहां पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट से मानसून पवन टकरा के ऊपर उठ के इधर नीचे उतर के चलती हैं, और जब नीचे उतर के चलती तो ये वाला भाग होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, ये वाला भाग होता है वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसीलिए तमिलनाडु तट जो है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन का वृष्टि छाया क्षेत्र है, और इसलिए यहां वर्षा नहीं होती। शाबाश प्रदीप, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, सचिन शाबाश, संदीप बिश्नोई शाबाश बेटा। ओके चलो, सब बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। अभी आजकल आप में सुधार हो रहा है लगातार, दिन भर चीजें बदलेंगी लेकिन समय लगेगा। अगली बात पे चलते हैं इसके बाद। हाँ अगली बात पे चलें तो हम तापमान की ओर चलते हैं। उच्चतम तापमान, उच्चतम तापमान कहां होता है? देखो उच्चतम तापमान होता है पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। जब आप भारत की भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको यही सवाल आएगा, उच्चतम तापमान कहां होता है? पश्चिमी राजस्थान में होता है। लेकिन जब आप राजस्थान की भूगोल पढ़ रहे होते हो तो दो चीजें आती हैं। एक आता है फलोदी, फलोदी जहां 52 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है, और एक आपका आता है चूरू। अच्छा इन दोनों में क्या फर्क होता है? चूरू में 49 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है। तो ये तो होता है सबसे गर्म स्थान, गर्म, आप वैसे तो ये कहोगे गर्म जिला है ये, है ना, और इसको आप गर्म स्थान कह सकते हो, गर्म स्थान। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है,
और सबसे गर्म स्थान फ्लो दिए। लेकिन आपको भारत की भूगोल में केवल पश्चिमी राजस्थान तक की बातें ही पढ़नी होंगी, इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, शाबाश भाई। अगली बात पे चलते हैं, आपने सही आंसर दिया है। अगली बात पे चले तो आप मुझे बताओगे न्यूनतम तापमान। ये तो बेटा केवल डाटा की बात है। न्यूनतम तापमान भारत में कहां होता है? चलो कौन बच्चा बताएगा, जल्दी कमेंट करके बता दो, जल्दी कमेंट करके बता दो न्यूनतम तापमान। हाँ, गर्म महीने महीने जो है ना वो बाद में बता देंगे, क्योंकि फिर ऋतु भी तो पढ़ेंगे। अभी एक बार उच्चतम तापमान बताओ। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट इतनी देर नहीं कर सकता बेटा। कर सकता हूं लेकिन इतनी देर नहीं कर सकता। द्रास में 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ये हमारे पूरे भारत का सबसे ठंडा स्थान है, लेह लद्दाख द्रास। द्रास। अच्छा, एक दो बार श्रीनगर में नहीं होता बेटा, द्रास में होता है। एक दो बार ऐसा सवाल भी पूछ लेते हैं, भारत में सर्वाधिक तापांतर कहां पाया जाता है? तापांतर, दिन और रात के तापमान में अंतर, ये पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। और वार्षिक तापांतर भी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री। 52 डिग्री कैसे? चूरू का तापमान गर्मी में होता है 49 और सर्दी में होता है -3 डिग्री। बताओ 52 डिग्री तापांतर हो गया कि नहीं हो गया? केरल में न्यूनतम तापांतर होता है, चाहे वो गर्मी और सर्दी का हो और चाहे वो दिन और रात का हो, दोनों ही तापांतर न्यूनतम होते हैं। ये बात आपके सामने क्लियर है। शाबाश, सचिन आर्य ने सही लिखा है भाई, शाबाश। अनिल बेटा जल्दी लिखा कर थोड़ा सा। अगली बात पे चले हम। ये तापांतर वाली बात आपके साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो आप देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कोई भी स्थान हो उसकी जलवायु को जो कारक प्रभावित करते हैं, चाहे वो हरियाणा की जलवायु हो चाहे राजस्थान की जलवायु, उनमें ज्यादातर सेम होते हैं। जैसे नंबर 1 हमेशा अक्षांश होता है, लेकिन बेटा कभी भी अक्षांश के साथ देशांतर नहीं होता। कभी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश ही होता है, अक्षांश एवं देशांतर नहीं होता बेटा। ये बात क्लियर है क्या? बताओ। हाँ, आवाज सही आ रही है? कह रहे बताओ, कम तो नहीं आ रही ना? हाँ, जल्दी बता देना भाई। अक्षांश। अब आपको पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। अच्छा, आप एक बात बताओ, कोई एक स्थान है वो यहां है ए, एक स्थान मान लो यहां है बी, और एक स्थान यहां पे सी। क्या इन तीनों स्थानों की जलवायु एक जैसी होगी? बता रहा हूं, उन तीनों की एक जैसी होगी या जलवायु अलग होगी? इन तीनों स्थानों की जलवायु अलग अलग होगी। अच्छा, अब आप एक बात और बताओ, ये 0 डिग्री है और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, और ये कोई भी एक देशांतर मान लो। इसके ऊपर एक स्थान है यहाँ ए, एक स्थान यहाँ है बी और एक स्थान यहाँ है सी। क्या इन तीनों की जलवायु एक जैसी होगी? सी बी ए, इन तीनों की जलवायु एक जैसी होगी क्या? आपको उत्तर बताना है, जल्दी बता दो भाई। अब देखो सुनो बात, सूर्य जो है वो यहां मान लो विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, यहां सीधा चमकेगा, यहां तिरछा चमकेगा, यहां बहुत तिरछा चमकेगा। यहां वर्ष भर बर्फ रहेगी, बर्फ, वर्ष भर बर्फ रहेगी, बर्फ। इसमें वर्ष भर क्या रहेगी? गर्मी। यहां क्या रहेगी? सर्दी व
गर्मी, बताओ जलवायु एक जैसी रही क्या? नहीं रही ना, नहीं रही भी, मतलब ही नहीं है। और इन तीनों स्थानों पे भी जलवायु एक जैसी नहीं रहेगी, इन तीनों स्थानों पे भी जलवायु एक जैसी नहीं रहेगी। और एक एग्जाम्पल के द्वारा आप और बताओगे, ये पृथ्वी है, ओके भी, और ये आपका मान लो 40 डिग्री नॉर्थ है, और कोई एक स्थान है ए, बी और सी, ये तीन अलग अलग स्थान है, क्या तीनों की जलवायु सेम रहेगी? हाँ, क्योंकि इनका अक्षांश सेम है। और बदला है तो क्या बदला है? देशांतर। और देशांतर किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। हेलो, 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 हेलो। रेखा से नहीं, बता बेटा क्या समस्या हुई? हाँ, अगली बात पे चलें। अक्षांश, किसी भी स्थान, किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक अक्षांश होता है, अक्षांश होता है। और भारत कहाँ है? तो भारत यदि अक्षांशों की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है। और भारत के बीचों बीच से कौन गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। और जब कर्क रेखा गुजरेगी तो ये वाला काम हो जाएगा, इससे नीचे वाली जलवायु तो हो जाएगी उष्ण, और इससे ऊपर वाली हो जाएगी शीतोष्ण, है ना? ये वाली बात होगी। हाँ, सही आ रही है ना? एक बच्चा कह रहा है सर सही नहीं आ रही, इसलिए पूछ रहा था बेटा मैं। कई बच्चों के पास दिक्कत होती है, फिर वो कमेंट कर देते हैं तो थोड़ी सी ऐसे टेंशन तो हो जाती है, क्यों यहाँ पता थोड़ी चलता है फिर। हाँ, बात समझ में आ गई? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के कर्क रेखा के दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में, तथा कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इस अक्षांश को आप, जो है ना अक्षांश को, उसको तापीय कटिबंध भी बोल सकते हो। तो आपको पता है इनकी जलवायु क्या है? सबकी समान। इसका मतलब इनका अक्षांश समान है, देशांतर तो अलग अलग है ही। इसका मतलब देशांतर, हाँ बेटा, इनकी जलवायु सबकी अलग अलग है, क्योंकि इनका अक्षांश भी अलग अलग है, देशांतर भी अलग अलग है। इनका देशांतर सेम है, अक्षांश अलग अलग है, तो इनकी जलवायु भी अलग अलग है, अलग अलग। अब ये पूरी बात क्लियर हो गई होगी, जल्दी से बता दो क्लियर होगी तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं। हमारा समय बड़ी रफ्तार के साथ चलता है और यही हमें पसंद कम है। क्यों? अच्छा, कई मास्टर बहुत शायरी सुनाते हैं, बच्चे उनको पसंद भी करते हैं, है ना? मेरे को न तो सुनानी आती न मेरे को शायरी आती है, दोनों ही काम नहीं है। अच्छा, हमें भी कोई कौन लाइक करेगा बताओ? हमें तो कोई पसंद करता ही नहीं है। हाँ, क्यों? हम तो ऐसे बोरिंग से इंसान हो गए पढ़ा पढ़ा के ज्योग्राफी। ओके बेटा, अक्षांश के बाद हम दूसरी बात पे चलेंगे। और दूसरी बात जो है आपकी
वो है हिमालय। पहले हिमालय को बता देते हैं। हिमालय, हाँ, हिमालय भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है हिमालय। आपको हिमालय में दो बातें याद रख लेनी है। और वो क्या क्या बात याद रख लेनी है? एग्जामिनर होता है, वो पूछ लेगा यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत नहीं होता तो क्या होता, ऐसा भी पूछ लेगा भाई। वो तो पूछ लेगा तो हम बता देंगे ये हमारे हिमालय। ये हिमालय दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? पहला काम तो ये करता है कि हमारे ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून पवन आती है, मानसून मानसून पवन, उनको रोक के क्या कराता है? वर्षा। उनको रोक के वर्षा कराता है। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो मानसून पवन भारत में बिना वर्षा किए आगे निकल जाती, बिना वर्षा किए आगे निकल जाती। रजनी राणा बेटा क्या रह गया? पिछली बात मैंने तो बेटा तेरा कमेंट ऊपर चला गया, तो दोबारा कमेंट लिख। वो पहले तूने लिखा था तो वो ऊपर चला गया, अब ध्यान नहीं है। अरे तू तो छोटा भाई है तब कर रहा है तेरी क्या बात है। हाँ भाई कुलदीप। हाँ, मानसून मानसून पवनों को हिमालय पर्वत गर्मी में क्या करता है? रोक के वर्षा कराता है। और सर्दी में जो पवनें ध्रुवों से आती हैं इनका नाम होता है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन इनको रोककर हिमालय हमें बर्फबारी से बचाता है। तो हमारे दोनों तरफ फायदेमंद है। हिमालय क्या करता है? शीत ऋतु में हिमालय से आने वाली, अरे हिमालय से आने वाली थोड़ी होती हैं, तुम भी बताते नहीं हो ना, कहां से आएंगी? शीत ऋतु में ध्रुवों से आने वाली पवनों को रोक कर हमें बर्फबारी से बचाता है। बर्फबारी से बचाता है। और क्या करता है? और करता है भी ग्रीष्म काल में मानसून पवनों को रोककर, मानसून पवनों को रोककर मानसून पवनों को रोककर वर्षा करवाता है। ये वाली बात है। तीसरी बात हमारी रहेगी हिंद महासागर। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा महत्वपूर्ण कारक है हिंद महासागर। अच्छा, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और इसका नाम है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये वाली बात होती है। अरे फिर भूल गया मैं कमेंट। रेखा सैनी सर जी आप कमेंट को अपने लैपटॉप में स्क्रॉल करके देख सकते हैं जी। बेटा फिर आप एक बात बताओ, यही काम हो दोबारा लिख देते, क्या लिखना था बता? रजनी राणा कह रही थी रिपीट करें पिछले वाला। कर देंगे भाई, कर देंगे। एक और बात होती है ना ये बेटे, ये तो आपके फोन में है, दोबारा करके फिर देख लेना। कोई बात दोबारा नहीं बताए तो। हुड्डा नहीं सर। हाँ हुड्डा साहब बताओ भाई क्या बतानी है। हिंद महासागर आप बताओ। मान लो ये अरब सागर नहीं होता, ये बंगाल की खाड़ी नहीं होती, हिंद महासागर नहीं होता, और भारत के नीचे कोई देश होता, तो क्या भारत में मानसूनी जलवायु होती? नहीं। एडमंड हेली ने यही तो बात बताई है कि हिंद महासागर और भारत के तापमान में अंतर के कारण मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत की जलवायु को
मॉनसूनी बनाने में सर्वाधिक योगदान हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का है, बिल्कुल सही बात है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात पे चलें बेटा। 4 नंबर कारक होता है समुद्र तट से दूरी। अच्छा, आपको अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम की बात बताऊंगा। जैसे ये आपका भारत है, इससे 60 किलोमीटर तक का भाग, कितने किलोमीटर तक का? 60। कितने किलोमीटर तक का? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक का भाग ऐसा होता है जहां दिन में पवने जल से आती, दिन में पवने जल से आती, रात में पवने स्थल से आती, रात। तो यहां दिन और रात का तापमान क्या रहता है? समान समान ताप पाया जाता है दिन और रात का। और ऐसी जलवायु को हम महासागरीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय जलवायु कहते हैं। महासागरीय जलवायु, समझ में आई बात? और जो भाग समुद्र से दूर होता है, जैसे राजस्थान हरियाणा, यहां क्या होता है? समुद्र बहुत दूर है, इसलिए यहां गर्मियों में तो अत्यधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अत्यधिक सर्दी पड़ती है। और इसी कारण इस जलवायु को महाद्वीपीय महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। ओके बेटा। समुद्र से 60 किलोमीटर तक जल समीर एवं स्थल समीर, जल समीर एवं स्थल समीर चलती है। अतः वर्ष भर तापमान समान रहता है। ऐसी जलवायु को क्या कहते हैं? महासागरीय जलवायु कहते हैं। ऐसी जलवायु को जहां तापमान समान रहता है महासागरीय जलवायु कहते हैं। कौन सी जलवायु कहते हैं? महासागरीय जलवायु। जो भाग समुद्र से दूर होता है, वहां गर्मियों में अत्यधिक गर्मी एवं सर्दियों में अत्यधिक सर्दी होती है। ऐसी जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। ऐसी जलवायु महाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। बुड्ढा आई लाइक सर कॉन्सेप्ट सर। समीर क्या होती है? ओके बेटा, ओके। पवन को कहते हैं, पवन को। जो पवन जल से चले जल समीर, स्थल से चले स्थल समीर, ये वाली बात होती है भाई। जल समीर और स्थल समीर इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। सर समीर क्या होती है बेटा? ओके,
इतनी बातें क्लियर है? थोड़ा सा, और सर टाइम हो गया, अगली क्लास 2 मिनट लेट चला दें, क्या फर्क पड़ता है, चलने दो, ये 2 टॉपिक और पूरा करते हैं। अरे बताओ भाई क्या स्थिति है, जल्दी बताओ क्या सिचुएशन है तुम्हारी। अच्छा करा देते हैं, अगला कारक थोड़ा सा फास्ट करा देता हूं बेटा, फिर आप बाद में 1 मिनट देख लेना। हाँ दोबारा देख लेना, समुद्र तल से ऊंचाई। अच्छा आपको एक बात का पता होगा कि जब आप धरातल से 165 मीटर ऊपर जाओगे तो तापमान 1 डिग्री कम हो जाएगा, और जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। इस बात का पता है क्या? क्यों? क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे धरातल गर्म होता है, और फिर धरातल छोड़ता है पार्थिव तरंग, इसलिए नीचे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है। और इसी कारण आपको पता होगा ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनके ऊपर क्या जमती है? बर्फ जमती है, मतलब इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे बर्फ जमती है। एक इंडिया में एक ही सवाल आता है, वो बता देता हूं बस, और कुछ नहीं है। आगरा व दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु 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 जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसका उत्तर बताओ आप क्यों? क्योंकि क्योंकि दार्जिलिंग पर्वत पर स्थित है। अच्छा पहले जब आप छोटे थे तो आपसे एक सवाल पूछा जाता था कि दिल्ली का तापमान अधिक और शिमला का तापमान कम है, क्यों? यह सवाल आपसे पूछा जाता था। अभी आपको यह बात बताने की जरूरत नहीं है, ये वाली बात थी। 6 नंबर पे आ जाते हैं बेटा, उच्चावच। उच्चावच ये रिलीफ फीचर्स होती हैं। अब जैसे आप देखिए ये आपका एक पर्वत है, ये आपका एक पर्वत है, और ये समुंदर है, समुंदर। अब समुंदर से आपकी पवन आ रही है, ये आ गई भाई पवन। अब ये पवन इसके यहां टकराएंगी तो ये वाले भाग पे पवन ऊपर उठ के क्या करेंगी? वर्षा करेंगी खूब। और जिधर पवन नीचे उतरेंगी वहां न तो बादल बनेगी और न आपकी वर्षा होगी। ऐसा हमारे भारत में एक एग्जाम्पल बताओ, तो सीधा बता देता हूं, ये वाला स्थान मोसिनराम 1080 सेंटीमीटर। देखिए आप अगला एग्जाम्पल देखिए, गुवाहाटी यानी गुवाहाटी 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये कोई ज्यादा दूर नहीं है, केवल सीध में। लेकिन मौसिनराम जिधर से पवन आ रही उधर है, और गुवाहाटी जिधर पवन नीचे उतर रही उधर है। सर और कल करवा दियो बेटा, 2 मिनट के लिए क्या कल करा देंगे बताओ आप। इसके बाद आपका एक और है जेट स्ट्रीम। कल मैंने आपको बताया था भारतीय मानसून को जेट स्ट्रीम प्रभावित करता है। एक मैंने कल आपको समझा दिया था भारतीय मानसून को आईटीसी जेड प्रभावित करता है। एक मैंने आपको कल बता दिया था भारतीय मानसून को एल नीनो प्रभावित करता है, लेकिन इसका डिस्कस बाद में करेंगे। और एक आपको याद रखना है, उष्ण चक्रवात भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और एक आपके पश्चिमी विक्षोभ जिससे शीतकाल में माउट होती है, वो वाले आपकी किसको प्रभावित करते हैं? भारत की जलवायु को। ये सब कारक हैं। कल जो हम डिस्कस करेंगे वो भारत की ऋतुओं को डिस्कस करेंगे। अब बता दो जल्दी जल्दी, किसी के क्या क्या समस्या थी, जल्दी बता दो भाई। ओके पानी दे, हाँ बताओ भाई, अब बताओ क्या समस्या थी। अरे पीडीएफ तो एक कल की बाकी है, कल पीडीएफ नहीं भेजी भाई सतीश को, कल वाली क्लास की। और बताओ, बाकी चीजें बेटा कल कराएंगे, आज के लिए इतना ही।
आपको क्लास कैसी लगी ऐसा जरूर बताएं। धन्यवाद।